हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखो, सबसे पहले तो सॉरी अगर किसी भी वीडियो से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे तो आ रहे हैं क्वेश्चंस। देखो, अगर क्वेश्चन सेम नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो आप जैसे कि मैं कोई भी क्वेश्चन करा रही हूँ ना, जैसे आपको टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे टाइप्स देख लेना है, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ लेना, ये मत कह देना कि सेम क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, अगर बाय चांस पेपर का पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसे घुमा के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं सेम मेरी लैंग्वेज का क्वेश्चन दे दें, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और पास तो हो जाओगे आप, और गारंटेड है कि क्वेश्चंस आएंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो मैं लाई हूँ वो आपका है BBYET 141, यानी कि सेल एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अगर किसी को देखो टाइम है आपके पास, देखो 19 को इसका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करना, अगर आपको अच्छे से करना है, देखो मैं तो यहाँ पे बता के चली जाऊँगी, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज करना है ना, तो आप लिखना वन शॉट बाय G² या फिर गरिमा गोयल, बार बार बताती हूँ। सेल आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपका मॉल बायो पढ़ना है, तो आप लिखना मॉल बायो या फिर जेनेटिक्स का जो चैप्टर है ना आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 का, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वन शॉट में पढ़ लेना, ठीक है। आपको 1-2 घंटे का लेक्चर होगा, 2-3 घंटे जो भी है। तो आपको ना कॉन्सेप्ट सारे लैक ऑपेरॉन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन और DNA और RNA में कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। ऊपर से आपका एडेप्टर मॉलिक्यूल जो आपका tRNA है, टाइप्स ऑफ RNA है, RNA वर्ल्ड है, सब आपको एक शॉट में मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, वहाँ से भी आपके यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे उनके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो यार, अब तो कर दो, ठीक है, अगर हेल्पफुल हो रही है आपके लिए मैं, ठीक है। आज मेरा हेल्थ इशू भी चल रहा है, मैं बता चुकी हूँ एक वीडियो में वैसे भी, इसलिए ना मैं फिजिक्स के लिए जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे उसकी मैं अब PYQs भी अपलोड कर दूँगी थोड़ी देर में इसके बाद। तो आप देख लेना PYQs जिसका भी है, कल फिजिक्स 133 का पेपर है शायद, हाँ 33 का पेपर है, तो वो भी कर लेना। आप जो मैंने क्वेश्चंस दिए वो भी कर लेना यार, ठीक है। थोड़ा सा समझ जाओ बस, ठीक है। बाकी तो मैं ला ही रही हूँ वीडियो डेली। और आज ही बॉटनी का मैंने बना लिया है, इसलिए अब मैं बॉटनी का अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले से ही मैं काम कर रही थी, इस पर बना रही थी मैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप बताना है। यूनिट नंबर 1 में आपको मिलेगा। तो देखो, माइक्रोस्कोप जो होता है ना, उसके आपको टाइप्स बताने हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ी सी, अब मैं ब्लैंक स्लाइड भी लाई हूँ आज, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। और आपके टोटल पता है कितने क्वेश्चन हैं? 37 क्वेश्चन लाई हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, प्लीज़ कुछ मत करना। और वन शॉट जो मैं बता रही हूँ ना, उसको पढ़ के चले जाना एक बारी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट्स भी ऐड किए मैंने, मैम के ही हैं, ठीक है। कुछ नोट्स हैं और कुछ ब्लैंक स्लाइड्स है। अभी मैं समझा दूँगी, ठीक है। ये सब समझाने के लिए आई हूँ आज मैं। तो देखो, ऐसे भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगेगा ना, तो आप ऐसे मुझे बता देना, मैं इस टाइप की वीडियोस लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ विद सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से भी लिख सकते हो, आपको पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में। देखो, आपका टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में, ठीक है, कैसे लिखोगे आप। देखो यहाँ पे आप क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप समझ जाना, CM। दूसरा आपका होता है कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, आप इसे देख लो, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तीसरा आपका होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM, ठीक है। चौथा होता है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, TEM, ठीक है। ये आपको लिख देना है टाइप्स में, बाकी और भी होते हैं पर आप ये इतना लिख देना, ठीक है। जैसे आपका एक होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और एक होता है आपका STEM, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बस आप जो है ना, माइक्रोस्कोप में जो आपको लिखना है वो आपको लिखना है सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा आपको लिखना है कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, तीसरा आपको लिखना है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चौथा आपको लिखना है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ना, डिफ्रेंशिएशन करके आप लिख देना, ठीक है। मतलब कि एक टेबल बना देना, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप करके लिख देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की, यानी कि जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमोजी आ गया था, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए सोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है लाइट,
ठीक है। उसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है लाइट, और दूसरा कॉन्फोकल में है आपका लेज़र लाइट, तीसरा है आपका स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन्स, और आपका टैम जो है आपका TEM, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अंदर भी आपका है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। फिर हम देखेंगे कि मीडियम ऑफ इमेज कहाँ पे बनता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन का मीडियम क्या है। तो आपका जो ये है इस कंपाउंड, इसमें एयर है इसका मीडियम, इसका भी आपका एयर है मीडियम, और ये दोनों वैक्यूम पे काम करता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ इमेज क्या बनती है, ठीक है, तब हम देखेंगे देखो सबसे पहले जो था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो टाइप्स ऑफ इमेज बनती है ना, वो 2D बनती है, ठीक है। टंग स्लिप हो रही है आज मेरी, सच में कोई नहीं ना, समझ जाना, ठीक है, मतलब ठीक है। 2D में होता है आपका, ठीक है, 2 डायमेंशनल इमेज बनती है आपका। दूसरा वाला है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, उसमें भी आपका 3D इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद आपका है SAM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें आपकी इमेज बनती है 3D इमेज, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट जो लास्ट वाला है आपका TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें जो आपका बनता है वो 2D इमेज बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों, जल्दी चलो, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं अब, यार पहुंच जाऊं जल्दी से, मैं PDF बड़ी है आज की, ठीक है, इस वजह से मेहनत लगी है इसमें मेरी तो लाइक कर देना यार, और शेयर करो, और सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, सब्सक्राइब बनता है। और थैंक यू फॉर 215 सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है ना। खुश हूँ मैं इतने में, अभी खुश हूँ, और खुश कर दो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका लिस्ट एडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आपको इसके एडवांटेज लिखने, देखो आप ना एडवांटेज जो है ना इसके लिख लेना, बल्कि मैं इसको बता देती हूँ HPLC की टेक्निक क्या होता है, ठीक है। HPLC टेक्निक जो होती है आपकी, ये टेक्निक आपकी क्या करती है, क्वांटिटीज़ कंपोनेंट्स, जो आपकी कंपोनेंट्स होगा, यानी कि एक मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है आपके मिक्सचर में, और इसका सेपरेशन जो होता है ना वो किसके बेस पर होता है, आपका मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़, ठीक है। ये तो पता है ना, क्रोमेटोग्राफी में एक मोबाइल फेज़ होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है। तो HPLC है आपका हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे जो आपका बस आपका डिफरेंस क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आप देख लेना, देखो LC काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बट HPLC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिखा है, ये आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होता है इसका, वो आपके पास होता है, जो पैकिंग मटेरियल होता है आपके कॉलम का, वो आपका स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज है आपका सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट रन करता है, ठीक है, स्टेशनरी फेज तक। तो मोबाइल टू स्टेशनरी फेज, इसलिए ये HPLC है, ठीक है। HPLC में सैंपल जो है ना, सॉल्वेंट में सैंपल को पंप किया जाता है, ठीक है। सैंपल इज पम्प्ड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, सैंपल को पंप किया जाता है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या आपका मोबाइल फेज है, और ये हाई प्रेशर पे चलता है कॉलम के थ्रू स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज के साथ चलता है। तो यानी कि सॉल्वेंट रन करता है, उसको हाई प्रेशर लगता है, इसीलिए इसका नाम है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका एडवांटेज कहाँ का यूज़ होता है एक बार आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, देख लेना यार इसे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपका 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का हम इस मिक्सचर का मतलब कि जो इस टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है प्रोटीन का, उसको हम सेपरेट करते हैं 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में मॉलिक्यूल के। कैसे, जो पहली बार हम करेंगे ना, यानी कि 2, इसीलिए इसका नाम है 2 डायमेंशनल, यानी कि 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लगेंगी मॉलिक्यूल की, उसके बाद हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन को पहले सेपरेट कर लेंगे ट्यूबुलर जेल से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि हम आइसोइलेक्ट्रिक के पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पहले प्रोटीन को सेपरेट कर लेंगे, और उसमें कौन सी टेक्निक लगेगी, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक, ठीक है। उसके बाद हम जेल को रिमूव कर लेंगे, जेल को रिमूव करके हम स्लैब के जो SDS सैचुरेटेड पॉलीएक्रिलामाइड होता है उस पर, उसके स्लैब पे हम रख देंगे, ठीक है। उसको हमने रख दिया, प्लेस किया वहाँ पे, फिर प्रोटीन जो है ना वो क्या करता है, प्रोटीन मूव करने लग जाता है स्लैब जेल में, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऊपर से जो हमारा मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन करते हैं, वो आपका फिनोमेना होता है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आप इसके एप्लीकेशन भी देख लेना कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 3 में, मैंने इसको मेंशन किया हुआ यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन भी आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। आपको करना है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल्सो गिव वेल लेबल डायग्राम। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है और आपको डायग्राम के साथ दिखना है। तो प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब तक मैं प्रोकैरियोटिक्स वाला वो मैंने अटैच किया हुआ है इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ऐसे सेल्स जिनके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, और क्या नहीं है, और क्या नहीं है, और आपके सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है। यानी देखो सेल, कुछ कुछ बच्चे समझते होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि राइबोसोम्स तो होते हैं इनके पास, है ना, तो क्या राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं? नहीं आते, वो अलग से ऑर्गेनल्स में आते हैं। तो जो आप याद कर सकते हो कि सेल ऑर्गेनल्स का ट्रिक याद करो आप, गुलीवर, गुलीवर। जी स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, ठीक है। एल स्टैंड फॉर, इसका एक एल होगा, लाइजोसोम। वी स्टैंड फॉर वैक्यूल्स। ई आर स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स में नहीं आते, ठीक है, वो अलग से ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका राइबोसोम्स की हम बात करते हैं अब, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होंगे क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। तो राइबोसोम्स होता है आपका 70S का, ठीक है, यानी कि जो 70S के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे आपके, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, और 80S आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आप थोड़े से डिफरेंशिएशन यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। एक ही वीडियो में बना दूं क्या, 1 घंटे की होगी, ऑलमोस्ट 1 घंटे की होगी, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिड्स कहाँ गया, काफ़ी मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ अलग सा हो गया क्या। यूकैरियोटिक सेल है यार ये, तो ये देखो ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज थोड़ी सी क्या पूरी बात करेंगे, ठीक है, पूरी बात कर लेते हैं। तो फीचर क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल है, देखो मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, और क्या है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, मैंने बताया, यानी कि ट्रू न्यूक्लियर एब्सेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बैक्टीरियल शेप होती है कई सारी, विब्रियो कोकस, इसकी आपको जरूरत नहीं है, आपके एग्जांपल्स दे हुए, यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना सारे, वो किसके अंदर आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अब हम। देखो जो स्ट्रक्चर है आपके पास यहाँ पे, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेकंड लेयर है उसको बोलेंगे हम सेल वॉल। आपकी थर्ड लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है सब, स्ट्रक्चर में चले आते हैं। अब देखो बाकी चीज़ें क्या है, और काफ़ी चीज़ें हैं ना इसके अंदर। हाँ देखो यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं इसको बोलते हैं हम फिम्बरे, ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए ये जो अटैचमेंट है इसको हम बोलते हैं पिलाई। अभी इसका सारा फंक्शंस बताऊंगी। ये आपके जो छोटे छोटे ये आपके इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, और ये आपका पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसमें जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है गोल सा, इसको मीजोसोम्स कहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, और ये वाला है आपका प्लाज्मिड, और ये आपके राइबोसोम्स लगे होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होंगे 70S, यानी कि क्या होगा 30 + 80, ये होता है इसका 30 + 80, ठीक है, यही होता है ना, हाँ यही होता है। 8 9 10 नहीं गलत लिख दिया मैंने, 30 + 50 होता है, ठीक है। उसके बाद एक बार आप गो थ्रू बोल लेना यार, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। उसके बाद है आपका ये फ्लैजिला यहाँ पे लगे होते हैं, इनके सबके फंक्शन है, ये क्रोमेटोफोर्स लगे होते हैं जो आपके कलर प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपके वैक्यूल्स हैं। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर बना दोगे ना आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप क्या करना, फंक्शंस लिख देना। सबसे पहला जो आउटर कवरिंग होती है आपकी किसकी, आपके प्रोकैरियोट्स में जो आउटर कवरिंग होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। ग्लाइकोकैलिक्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं, थिक एक होता है थिन। थिक जो होती है वो कैप्सूल होती है, और जो थिन होती है वो स्लाइम लेयर होती है। उसके बाद सेकेंड जो होता है, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, यानी कि जो ऊपर वाली कवरिंग होगी तो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ही तो करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। उसके बाद सेल वॉल आ जाते हैं। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरियल की, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी सेक्सुअल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन आपका होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है, यानी कि ये 2 से बने होते हैं, नाम और नाग, ठीक है, सॉरी नैम एंड नैग। देखो नैम एंड नैग मैंने याद किया हुआ है, ठीक है, ये नैम है यानी कि N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और ये नाग है यानी कि देखो NAG, ठीक है, यानी कि N एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। अब इसका फंक्शन क्या है यार, फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सेल वॉल का फंक्शन है प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, शेप ऑफ द सेल की मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, लिपिड लेयर की बनी होती है, ठीक है, और इसका क्या काम होता है, आयन का एक्सचेंज करवाना, ठीक है। फिर है फिम्बरे भी आपका इसके अंदर लगा हुआ है, मेड अप ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होता है, अटैचमेंट का काम करती है। पिलाई भी आपके पिलिन प्रोटीन से बनी होती है, कॉन्जुगेशन में काम करती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी आपका रिजर्व फूड मटेरियल्स होती है, जिसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स आते हैं, सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स आते हैं, ग्लाइकोजन्स आती है,
साइटोप्लाज्म क्या है आपका? एरिना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, और इसके पास होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स आपके क्या होते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। और क्या बचा आपका? मीजोजोम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनके पास मीजोजोम जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना इनफोल्डिंग होती है, उसको मीजोजोम्स कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड में आपके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ जितना भी है मैंने ये बता दिया। देखो ज़रा और तो नहीं है इसका, क्योंकि आधा कट गया लग रहा है पैकेजिंग, ठीक है। ये आपका था प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो आज की लंबी होगी यार, बस ये है कि ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगी, बस इतना जानती हूँ मैं, ठीक है। अगर 1-1.5 घंटे की भी हो जाए ना तो भी आप देख लेना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस अगर डिटेल में देखो, मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियोस लाती हूँ जिसमें आपके पास क्वेश्चंस होता है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ के आंसर भी करा दो, लेकिन आंसर अगर समझ नहीं आए तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना आज थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने लिखा था कि मैम प्लीज़ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन, तो लिटिल बिट क्या, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लिस्ट वेरियल मॉडल्स, चलो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पे। लिस्ट वेरियस मॉडल्स प्रपोज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कई सारे मॉडल आए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है कैसा, लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ पे सिर्फ लिस्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? लिस्ट, या लिस्ट का मतलब समझ रहे हो? सिर्फ नाम लिखने हैं आपके मॉडल्स के, ठीक है। सबको डिस्क्राइब नहीं करना है, पर डिस्क्राइब आपको किसका करना है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। दिया था ना, याद होगा आपको, 12th में दिया था, 12th में दिया था, 11th में दिया था, 11th में दिया था, ठीक है। 11th की बायो में दिया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल भी देखा था उसका, मैंने अटैच किया हुआ है। देखो ये नोट्स है ना, आप सोचोगे किसके हैं, तो ये मेरी मैम के नोट्स हैं, ठीक है ना। थोड़े थोड़े नोट्स में उनमें से लेके आ गई थी जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैंने अटैच किया हुआ है। तो यार आप देख लेना, इसको पढ़ना ज़रूर है, फेंकना नहीं है मतलब फेंकना नहीं है का मतलब है कि प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये देखो आपका मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आओ चलो देखें, पहले तो लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि लिस्ट, नाम बता दो, बना के बताऊं? चलो बना देती हूँ, ठीक है ना। आप ले रहे हैं तो पूरा टाइम लेंगे आपका, ठीक है। टाइम है ना आपके पास? देखो जिस पेपर में टाइम नहीं होता ना उसका मैं टाइम नहीं ले रही हूँ आजकल। तो काफ़ी सारे वेरियस मॉडल्स हैं, चलो लिखते हैं वेरियस मॉडल्स, ठीक है। आओ चलो सीखें है वेरियस मॉडल। चलो सबसे पहला मॉडल है आपका ओवरटर्न्स लिपिड लेयर मॉडल। ओवरटर्न, देखो यार नाम याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी नहीं पढ़ा कि इसमें है क्या। लिपिड लेयर मॉडल, बस वही है यार। इसमें क्या बोला था उन्होंने कि जो हमारी इस मॉडल के अकॉर्डिंग था, जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन लेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई है। इन्होंने बोला कि सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होंगे ना वो सेल में जल्दी से एंटर करेंगे, और जो एज़ कम्पेयर टू लेस सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे वो जल्दी से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे वो, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और दूसरी चीज़ है यानी कि अगर जो पानी में सॉल्यूबल होंगे, अगर कोई भी कंपाउंड जो पानी में सॉल्यूबल होगा वो इजीली मूव नहीं करेगा प्लाज्मा लिपिड बाइलेयर से, ठीक है, ये बोला था उन्होंने। ओवरटर्न लिक्विड, दूसरा है आपका लिपिड बाइलेयर मॉडल। देखो लिपिड लेयर में ये बोला था ना कि ये मोलिक्यूलर लिपिड का स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मतलब बाई मोलिक्यूलर लिपिड से बना हुआ है। दूसरा क्या था आपका, मैं लिख देती हूँ, पहला वाला मॉडल का नाम कहाँ गया यार? ओवरटर्न, ठीक है। दूसरा मॉडल का नाम है आपका लिपिड बाइलेयर मॉडल, ठीक है। लिपिड बाइलेयर मॉडल, समझ जाना भाई दोस्तों। तीसरा है आपका सैंडविच, ओके, सैंडविच की तरह दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ऐसे अरेंजमेंट होगा ना कि हाइड्रोफोबिक हेड ऊपर की तरफ और टेल नीचे की तरफ, दो साइड से ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो सैंडविच दिखेगा, यानी खाना नहीं है, ठीक है। मॉडल है आपका लिपिड प्रोटीन मॉडल। चौथा मॉडल है आपका रॉबर्टसन, रॉबर्ट, पहले रॉबर्ट लिखेंगे सन्स लिखेंगे, ओ माय गॉड, रॉबर्ट और सन्स भी साथ में, ठीक है। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। रॉबर्टसन, एक तो मुझे ना ये सेव करना नहीं आता यार, पता है, हटा देती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटाती हूँ ना तो ये भी हट जाता है, इस डिजिटल होना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है। क्या था रॉबर्टसन, बैकग्राउंड नॉइज आ रही ना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं, क्योंकि पीछे लगे ही रहते हैं जू कहीं के, ठीक है। यूनिट मॉडल। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे प्यारा मॉडल है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, मोज़ेक, ओके। पढ़े क्या? आ जाओ भाई आ जाओ। सबसे अच्छी चीज़ है तो आपको एक महबूबा की स्टोरी सुनाऊंगी मैं, ठीक है ना पहले मॉडल पढ़ लेते हैं यार। कहाँ गया मॉडल यार, धोखा लगता है मुझे अगर ये जल्दी मिलता नहीं है तो, ठीक है।
देखो पढ़ लेना यार, बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है ना, नो बकवास, ओनली पढ़ाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इस मॉडल को। चलो आ जाओ, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। क्यों दिया था, कैसे दिया था, आओ पढ़ते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972। आरबीसी सेल विदाउट ऑर्गेनिल्स, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेइक बोर्ड। आरबीसी के पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिल्स नहीं होते। ये देखो, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा सा, ये लिपिड बाइलेयर है। इसका मतलब ये है, जो ये आपका हेड है और ये आपकी टेल है, ठीक है। हेड जो होती है वो हाइड्रोफोबिक से बनी होती है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, पोलर हाइड्रोफोबिक फॉस्फेट, नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक लिपिड। यानी कि जो आपका हेड है वो किससे बना हुआ है, फॉस्फेट से बना हुआ है। और जो ये आपका नेक्स्ट है, आपका नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक है, वो आपसे बना हुआ है लिपिड से, ठीक है, लिपिड से बना हुआ है। हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे जो आपके लगे हुए प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। देखो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये ऐसे करके धसे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो ऊपर की फ्लूइड होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे लिपिड बाइलेयर होती है। ये आपकी जो दिख रही है, ये आपकी पेरिफेरल प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक अंदर की तरफ घुसी हुई होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो क्या होता है, 40% लिपिड होते हैं, 52% प्रोटीन्स होती हैं। और क्या होते हैं, जो आपकी प्रोटीन्स होती है, आपकी प्रोटीन्स है वो एक इंट्रिंसिक होती है, इंस्ट्रिंसिक जो होती है वो आपकी रिसेप्टर, इसका एग्जांपल आता है। एक्सट्रिंसिक होती है एक्वापोरिन्स वाटर, ठीक है, एक्वापोरिन्स और वाटर होती है, ठीक है। ये आपका लिपिड बाइलेयर है। आप देख लेना कि यहाँ पे मोज़ेइक पैटर्न बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। और आपका ये निकोलसन एंड सेंगर ने दिया था, इस वजह से हम इसको मोज़ेइक, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहते हैं, जहाँ पे आपका एक्टिव और पैसिव ट्रांसफर होता है। यहाँ पे देखो पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होती हैं और चैनल बने होते हैं ट्रांसमेंबर प्रोटीन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रियली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, ठीक है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ ऐसे बाइलेयरली होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, देखो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपका प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें आपके प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लिपिड्स होते हैं, यानी कि आपके फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। आपके कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल चलता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ट्रांसमेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, या फिर फ्लूइडिटी में, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, वीडियो लंबी जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, आपको लिखना है, ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 5 में। आपको लिखना है कि सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। देखो द मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम इन्वायरमेंटल चेंजेस और एक्सटर्नल डैमेज से। यानी कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे क्या फंक्शन करेंगे, सेल को बचाएंगे। एक तो वो ऊपर से अगर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, ठीक है, बाहर कोई भी मौसम में चेंज हो रहा है ना, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इन्वायरमेंटल चेंज, इससे तो वो जो यार बदलते हैं उससे ये हेल्पफुल करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपको सेल की प्रोटेक्शन करेंगे और जो भी एक्सटर्नल डैमेज आ रहा है, जो आपके टॉक्सिक लोग होंगे उससे बचाएंगे, ठीक है, दोस्त, एक अच्छा दोस्त। इट रिटेन साइटोस्केलेटन, और ये क्या करेंगे, शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट देंगे, सेल पोटेंशियल देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, सेलेक्टिव परमेबिलिटी बढ़ाते हैं। प्रोटीन्स मेडिएटेड, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स मेडिएट होते हैं, यानी कि पैसेज ऑफ आयन करेंगे बायोलॉजिकल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, जब पैसेज ऑफ आयंस होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन से पैसेज करने में ईजिली हेल्पफुल होते हैं। कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग बिटवीन सेल, यानी कि ये जो लव गुरु होते हैं ना वैसे काम कर रहे हैं, यानी कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बैठाएंगे, सिग्नल भेजने का भी काम करेंगे यार। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स, ठीक है। प्रोटीन्स एंजाइम जो भी प्रेजेंट होंगे उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो सेलुलर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस, कई सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिवली मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत नहीं हो रही, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो रहा है, राइट। एक्सोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, यानी कि सेल अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, सारे फंक्शंस आपके सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम, आपका है क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊँगी, ठीक है। चलो भाई, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कंपोजिशन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट की तो मैं लेके आई हूँ सुंदर सा डायग्राम, दिल खुश कर देते हो, सॉरी मैं कर दूंगी ठीक है ना। आपके ये कहाँ गया, जल्दी नहीं मिलता यार,
अच्छे से बता दूँ, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, टन 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 टन। ठीक है, तो चलो, आपकी जो क्लोरोप्लास्ट होती है, बाहर की लेयर आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की लेयर इनर मेम्ब्रेन, बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आपके जो लग रहे हैं ना, इसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। राइबोसोम्स तो हर जगह होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स हैं यहाँ पे। ये आपके स्ट्रोमा कहते हैं, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो एक है ना, यानी कि एक जो गोला है ना, उसे थैलाकोइड कहते हैं। अगर इन गोले को हमने मिला दिया ना तो उसे ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक दूसरे से अटैच हो रही है, ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना, ये एक ग्रैनम दूसरा ग्रैनम, ये एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लैमिली। समझ में आया? ये आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो रहा है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये आप फंक्शन अपना देख लेना। ये स्ट्रक्चर है आपका भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा ना यार, देखो लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन इसी कहते हैं। जो अच्छा है उसे अच्छे से बता देंगे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यूनिट लिख के लाई हूँ ना मैं, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन लाती ना, ठीक है ना। समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझो। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आपका 7th हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, यूनिट 6 में आपको मिलेगा क्या, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है आपका चैप्टर 4 में भी है, ठीक है। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल जो आए हैं ना, वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट से आए हैं, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो की पॉइंट्स लिख लेना इसके कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो एंडोसाइटोसिस है एरोबिक बैक्टीरिया का, यानी कि जब एरोबिक बैक्टीरिया ने एंडोसाइटोसिस किया तो उसका रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। एरोबिक बैक्टीरिया ने इंजेस्ट किया एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया ने किसको इंजेस्ट किया, एरोबिक को, ठीक है। और एरोबिक बैक्टीरिया से आए हैं हमारे एंडोसाइटोसिस होकर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, सिम्बायोटिक थ्योरी में है क्या, देखो सबसे पहले ये हाइपोथेसिस सजेस्ट द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिल्स। कौन से ऑर्गेनिल्स, आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोटिक सेल्स में है, लेकिन इनको हम प्रिमिटिव प्रोकैरियोट से लाए हैं, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। समझ में आ गया, और इसको अच्छे से पढ़ लेना आप यूनिट नंबर 6 में। नाउ चलते हैं अब हम न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। आपको मिलेगा यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 171, ठीक है। इसका पेज नंबर पता नहीं क्यों मैंने खुशी में लिख दिया एक का, ठीक है, एक का मतलब काफ़ी खुशी हो रही होगी मुझे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जिसको रट्टा ही मारना है आपको, वो अभी बताऊंगी। 171 पे आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वन ऑफ द लार्जेस्ट होता है प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, 10% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम में मिलेगा, ठीक है। इसको खोजने के लिए न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो आप लिख देना यार, काफ़ी अच्छे मार्क्स के लिए लिख दिया करो कि जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। फ्रेडरिक मिस्टर ने सजेस्ट किया था डीएनए वाज द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। तो फ्रेडरिक मिस्टर भी आए थे एक, उन्होंने क्या बोला था कि जो डीएनए है वो कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक वेल्डियर आए थे, उन्होंने बोला था कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम्स होता है। तो आप इसमें बता देना कि प्रोकैरियोट्स में क्या है, ठीक है। आप बता देना प्रोकैरियोट्स में जो है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है भाई, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या है, आपको किसमें क्या लिखा है, लिस्ट वेरियस कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है आपका बाहर की तरफ, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होते हैं आपके, न्यूक्लियर लैमिनी, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पहले तो इसकी लिस्ट बना देना आप, जो इसके कंपोनेंट्स है, देखो रिपीट करती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड क्रोमोसोम्स। तो आपको जो डायग्राम बनाना है ना, वो किसका बनाना है, किसका बनाना है यार, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाना है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का आप लोग डायग्राम बना देना, ठीक है, एनपीसी। उसके बाद इसका फंक्शन लिख देना कि क्या फंक्शन है इसका, ठीक है ना, कि न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो जेनेटिक, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस जो होता है साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, जहाँ पे मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किए जाते हैं। डीएनए में क्या होता है, डुप्लीकेटेड रेप्लिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे इक्वली डॉटर सेल होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। राइबोसोम सब यूनिट्स यहीं पे बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होता है आयंस का, प्रोटीन्स का, अदर मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप में आपको मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपको लिखना है साइटोस्केलेटन का फंक्शन, ठीक है। आ जाओ, यूनिट 7 में आपको मिलेगा। साइटोस्केलेटन लेके आई हूँ मैं, तो देखो जिसका मैं नहीं लेके आई हूँ उसको मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है।
देख लेना यार, वीडियो लंबी होगी आज की, 37 क्वेश्चन है। हलवा नहीं है, पर हलवा डिफरेंट यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता, हलवा बनाना बहुत मुश्किल है यार, मेरे लिए तो मुश्किल है, फिर भी लोग हर चीज़ को हलवा क्यों बोलते हैं, कि हलवा है क्या। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस चलते हैं हम साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन क्या है मैं बता देती हूँ क्या है भाई, ठीक है, बताना ज़रूरी है ना। ओके, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट प्रोटीनिशियस फाइबर से बने होते हैं आपके साइटोस्केलेटन। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेंगे। इनका फंक्शन होता है सपोर्ट करना, मोटेलिटी करना और मेंटेनेंस ऑफ शेप। देखो ज़्यादातर जो है ना, जैसे सेल बोले सेल मेम्ब्रेन, एक ही काम आ रहा है, सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप। ठीक है, दो, और तीसरा भी एक और आगे साइटोस्केलेटन, एक चीज़ बढ़ गई, मोटेलिटी। ठीक है, यानी कि मूवमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है आपका, देखो बाहर की तरफ, देखो हर चीज़ आपको पता होगी कि बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ये माइक्रो फिलामेंट लगे हुए बीच में। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट लगे हुए, जो इसके बीच बीच में लगे वो इंटरमीडिएट है। ये जो धागा है, ये धागा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपके बीच में न्यूक्लियस है, और जो बचा कुचा है वो सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, टाइप से देखो क्या होते हैं इसमें, साइटोस्केलेटन के टाइप्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं होलो होते हैं, अनब्रांच होते हैं, सिलेंडर ऑफ 13 पैरेलल प्रोटो, क्या लिखा है मैंने, हाँ, प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका माइक्रोफिलामेंट, ये सॉलिड अनब्रांच, देखो अनब्रांच ये भी अनब्रांच है, पर ये होलो है, ये सॉलिड है। ठीक है, रॉड लाइक फिलामेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, पैकिंग ऑफ द क्रोमेटिन में हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। देखो यहाँ पे आपका है सेंट्रोजोम, आपका सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं। दो सेंट्रोजोम अरेंज होते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर। एनिमल सेल, फंजाई सेल, एल्गल सेल में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में आपके सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल नहीं होते हैं। ये कुछ फंक्शन है आपका ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ये एनाफेज और मेटाफेज, इसको छोड़ो। यहाँ पे आपका सीलिया भी है, आप सीलिया भी देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंट्रियोल स्ट्रक्चर फंक्शन, बेजल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजिला ऑल्सो फॉर्म स्पिंडल फाइबर भी बनाने का ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्लैजिला में ये अरेंजमेंट है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का। ठीक है ना, देख लेना इसको और अच्छे से पढ़ लेना, यूनिट में जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेना आप। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बता रही हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, बाकी तो सारा काम आपका ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं 10th पे। ठीक है, जल्दी आ गए यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेंट, डिस्कस इट्स रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। आओ चलो, यूनिट 14 में आपको मिलेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा लाई हूँ यार, जिसे सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ओ गॉड। ठीक है, ज़्यादा मजाक नहीं कर रही आज मैं। चलो केस 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो लैग का मतलब क्या है, आओ देखो पहले कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें कर लेंगे। ठीक है, जीन रेगुलेशन में कैसे हेल्पफुल होता है वो हमें पता होना चाहिए। लैक ऑपेरॉन है क्या, तो आपका जो लैक ऑपेरॉन है ना यार, लैक ऑपेरॉन, लैक इज रेफर्स टू लैक्टोज। ऑपरेंट का मतलब है वेयर मैनी जीन्स आर अरेंज टुगेदर, जब बहुत सारे जीन्स अरेंज होते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑपेरॉन, यानी कि लैक्टोज एंड ऑपेरॉन। कॉन्सेप्ट दिया था आपका जैकब एंड मोनार्ड ने, आपका सिर्फ और सिर्फ ये होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो चलो इसके कुछ फंक्शंस होंगे और कुछ ट्रिक बता देंगे। पिपोजया इसकी ट्रिक है। ठीक है, क्या है पिपोजया, पी स्टैंड फॉर प्रोमोटर। प्रोमोटर ऐसी जगह है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। आई है आपका रिप्रेशन प्रोटीन, यानी कि जो आई है जो आपके रिप्रेशर प्रोटीन बनाते हैं, यहाँ पे आके रिप्रेशर प्रोटीन आ जाएगा ना, तो क्या करेगा वो रेप्लिकेशन को, यानी कि जो आपका लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट है ना उसको रोक देगा। ठीक है, आगे ट्रांसफर नहीं होने देता। ठीक है, रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन को। अब ओ है आपका ऑपरेटर साइट बाइंड्स विद रिप्रेशर प्रोटीन फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ये किससे बाइंड करते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन से। आपके ऑपरेटर साइट पे रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। उसके बाद आपका ये ZYA है जो है वो आपके स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि कई सारे, अगर आपके पास स्ट्रक्चरल जीन्स कई सारे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक तो नहीं बोलेंगे ना, कई सारे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद आप बता लेते हैं ZYA क्या है। यहाँ पे मैंने बता दिया PIPO क्या है, पीपो। ठीक है, पीपो बता दिया क्या है। अब ज़या के बारे में, ज़या के बारे में पूछेंगे ना, कौन है ज़या। ठीक है, तो जीन Z क्या है, लैक Z, इसके दिस इज कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक Y है आपका परमिएबल इज इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज। फिर आपका लैक A, इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को। ठीक है, समझ में आगे क्या है ये लैक ऑपेरॉन क्या है, आप कॉन्सेप्ट देखते हैं यार। ठीक है, केस 1 देखेंगे पहले। केस 1 आपका, जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में, देखो हुआ क्या, आपका दोस्त नहीं आया, लैक्टोज आपका दोस्त है। ठीक है, और हम जा रहे थे महबूबा से मिलने। ठीक है ना, महबूब कौन है, महबूबा है आपकी ज़िया, नाम है ज़िया। ठीक है, चलो जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे का प्रोसेस होगा ना, आराम से हम घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये सब करेंगे ना। लेकिन
आपका दोस्त नहीं आया उस दिन, जो आपका सपोर्टर था, जो आपको हर चीज़ से बचा रहा था, आपकी महबूबा से मिलाने का काम कर रहा था। पर क्या हुआ अचानक, आप थे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आया आपका रिप्रेशर प्रोटीन, यहाँ पे इसने रिप्रेशर प्रोटीन बना दिया। ये रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कर गया किससे, ऑपरेटर से, यानी कि आपकी बुआ मिल गई आपको, ठीक है, रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदार बाइंड करके आपका रास्ते में ही। अब क्या हुआ, अब आपसे बिना मतलब की बातें करे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये वो, आपका दोस्त आया ही नहीं है तो रोक देगा। यहाँ पे जिया आपका इंतजार कर रही है, जिया गुस्सा हो गई, ठीक है, कि आया नहीं वो मिलने मुझसे, ठीक है। अब जिया के पास आप पहुंचे ही नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आगे गया नहीं, क्योंकि रिप्रेशर जो है वो बाइंड कर गया है कहाँ पे, ऑपरेटर के पास, क्योंकि आपका लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिया के पास पहुंचा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो एंजाइम नहीं बने, एंजाइम नहीं बने तो मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, एब्सेंट हुआ। कौन एब्सेंट है, हमारा जिगरी दोस्त लैक्टोज। लैक्टोज यानी क्या है, ऑफ है, छुट्टी पे था वो, ठीक है, इसीलिए बिना दोस्त के नहीं जाने का मिलने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप क्या होगा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट केस है केस 2। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन अ मीडियम, जब आपके मीडियम में लैक्टोज है, आपका दोस्त है, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, अब तो मिल लेंगे, दोस्त है, अगर कोई बुआ मिल भी गई तो कहेंगे दोस्त के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बुआ मिल जाएगी तो अकेले नहीं जा रहे हैं ना, फिर देख लेगा कि किसके साथ जा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज आए, जिया इंतज़ार कर रही हैं कि कब आएगा मेरा महबूब। अब यहाँ पे रिप्रेशर आया, अब हमारा लैक्टोज, रिप्रेशर यानी बुआ फिर मिल गई। अब इसने क्या की, चालाकी की, अब एलो लैक्टोज आ गया, यानी कि लैक्टोज तो है हमारे पास, हमारा भाई, ठीक है, जो हमारी मदद करता है, वो बुआ के साथ आके और यहाँ पे बहुत सारी बातें करने लग जाएगा, बुआ को अपने जाल में फंसा लेगा, बुआ से बातें करेगा और ये भाई साहब निकल जाएंगे। ये जाके निकल गए जिया के पास, ओहे जिया खुश, ठीक है, जिया खुश हो गई। जेड से बन जाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से बन जाएगा परमीएज, ए से बन जाएगा ट्रांसएसिटाइलेज, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और लैक्टोज से आपका बन जाएगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी कि दोस्त ने कर दी मदद, ठीक है, इसीलिए दोस्त के साथ जाना। ये आपका था लैक्टोज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो ये टेबल ये बना हुआ है ना, आप सेम लिख सकते हो, जीन रेगुलेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, एक बार बस वो आप जाके पढ़ लेना वहाँ से आपकी स्टडी मटेरियल से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। वेरियस स्टेज ऑफ मियोसिस 1 विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। अरे ये तो मैं अटैच करने भूल गई यार, चलो हम खुद ही बता देंगे, है ना, अलग से डाल दूंगी मैं यार, या फिर पार्ट 2 में लेकर आए इसे। एक काम करते हैं, मियोसिस वाला पार्ट 2 में लेके आते हैं, ठीक है, बाकी कर लेते हैं, जितने हैं वो कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस बचे होंगे ना उसे पार्ट 2 में लेके आ जाऊंगी मैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर दो अभी। डिस्कस द रोल ऑफ सीडी केस ड्यूरिंग साइकिल प्रोग्रेशन, ठीक है, यूनिट 8 में मिलेगा आपको, रोल लिखना है किसका, सीडी केस का। सीडी केस के बारे में देख लेते हैं, और अब मुझे क्या अटैच करना है, आपका मियोसिस वाला अटैच करना है, ठीक है। एक बार मैं जो आपका साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज है ना, सीडी केस, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपको यूनिट नंबर 8 में मिल जाएगा, जरा खुद से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम, आपको यूनिट 10 में मिलेगा ये। जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगी ना उसे पार्ट 2 में ले आऊँगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम, आपको न्यूक्लियोसोम पढ़ना है, ठीक है, इसका तो मैं लाई थी, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर लाई थी मैं, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना यार, उसको ऐड करना भूल गई मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मियोसिस और माइटोसिस इंपॉर्टेंट है यार, और उसकी मैं एक अच्छी सी ना एक ही ऐड करती पीडीएफ और उसमें से, और आपको अच्छे से समझ आ जाता वो, तभी मैं सोचूं कुछ तो भूल रही थी मैं। चलो जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट 2 में आ जाएगा, कल ही अपलोड कर दूंगी, सुबह नहीं तो शाम मेरे दोस्त। आपका है, कहाँ खो गया, ये रहा न्यूक्लियो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आपका न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोट्स में आपके हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग जो होता है ना आपका हिस्टोन प्रोटीन से होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, जहाँ पे आपका ये H1 लिंकर हिस्टोन होता है, और ये आपका जो होता है उसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ये आपके डीएनए होता है, ठीक है। कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे लगे होता है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, H1 लिंकर प्रोटीन से अटैच्ड होता है, ठीक है। बेसिक प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बाकी आप देख लेना, न्यूक्लियोसोम के बारे में जो थोड़ा सा लिखना है ना वो आप अपने स्टडी मटेरियल से लिख लेना, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसे दिखता है। ये आपके 12th की एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, बना देना यार, यही बना देना, खुश हो जाएगा एग्जामिनर, बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। सारे पढ़े लिखे तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ थी मैं,
यार पार्ट 2 लाना पड़ेगा यार, क्योंकि ना काफ़ी क्वेश्चन है। मेन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस द मेन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है जेनेटिक कोड का फीचर, यह आपको यूनिट 12 में मिलेगा। ठीक है, बैकग्राउंड सा नोज है, थोड़ा गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता, इस दुनिया से मैं जुदा। जब तक PDF ढूंढ रहे कुछ तो सुना दूँ, है ना। सॉरी यार, आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बताओ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर भी बोल रही हूँ इतना। फिज़िक्स वाले सोचेंगे हमारे लिए तो बनाया नहीं उन्होंने। सॉरी फिज़िक्स वालों, फिज़िक्स कमज़ोर है अपन की। जेनेटिक कोड जिसका था इंतज़ार बरसों से, जेनेटिक कोड आपको मिल गया। देखो जेनेटिक कोड के कुछ मेन फीचर्स लिखना, देखो क्या होता है मेन फीचर, कितना बढ़िया से लिख के लाई मैं। ट्रिपलेट इन नेचर, यानी कि ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट 2 की पावर 3 ट्रिपलेट। 64 टोटल कोडोन्स होते हैं, 63 कोड करते हैं, 61 कोड करते हैं, 3 आपके स्टॉप कोडोन होते हैं। ओके, ये गाने में थोड़ी गाना था। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका यूनिवर्सल होते हैं, तीसरा आपका नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, चौथा आपका कॉमन लेस होते हैं, नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं, यानी कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए होगा। सच्चा प्यार एक सिर्फ एक का होगा, ठीक है, दूसरा नहीं आएगा। डीजेनरेसी और जेनेटिक कोड, एक अमीनो एसिड कोड करेंगे मोर देन 1 कोडोन, यार एक्सेप्शन हो गया। 1 अमीनो एसिड कोड बाय, देखो डीजेनरेसी भी होती है, यानी कि एक अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोर देन 1 कोडोन से भी कोड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होते हैं आपके, ये एक स्टार्ट कोडोन होता है, इनिशिएशन कोडोन वो आपको होता है AUG कोड, मिथियोनिन नाम है इसका। ठीक है, स्टॉप कोडोन आपके UAA, UAG, UGA। ठीक है, युगांडा, एक याद किया देखो, UAA, UAG, युगांडा याद कर लेना, UGA। ठीक है, ऐसे देखो मैम ने याद कराया था यार, मेरी गलती नहीं है। UGA युगांडा, इसी को उल्टा कर देना इधर से। ठीक है, AG कर देना, UAA तो याद ही रखोगे। ठीक है, ऐसे याद किया था मैंने। ये आपके कुछ मेन फीचर्स है जेनेटिक कोड के, अगर अच्छे से आप लिखना चाहो, देखो बस ये पॉइंट अब समझ में आ जाएगा ना, फिर लाइन में तो आप एक्सपर्ट ही होगे। 1 के 10 लाइन बनाने में हम भी एक्सपर्ट हैं। 1 लाइन कोई बता दे, उसके 10 लाइन बना देंगे, है ना। सही बात है, पास हो जाओगे यार, अच्छे से पास होना है इस पेपर में, अच्छे से पास होना है यार, क्योंकि बॉटनी और जू में फेल नहीं होने का। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है यार, पता है केमिस्ट्री भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेरे अच्छे लगने से क्या होगा, सबके अलग अलग पसंद है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, कहाँ पे थे हम, पार्ट 2 आना पड़ेगा यार, 42 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपका व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, आपके डिस्कस द मेन फीचर हो गया, राइट शॉर्ट नोट्स। चलो बात कर लेते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स, आपको मिलेगा यूनिट नंबर 6 में। गोल्जी बॉडीज़ भी मैं लाई हूँ, और आपको मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बता चुकी हूँ ना, यूनिट 3 में आपको मिलेगा वो। फेजेस ऑफ सेल साइकिल आएगी G1 S G2, ठीक है, फेजेस आएंगे आपके। पैरोक्सिसोम्स और एंडोसिम्बायोटिक, देखो यहाँ से एंडोसिम्बायोटिक भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताया मैंने यार, देख लेना। ठीक है, यूनिट 6 में आपको मिलेगा ये चल ही नहीं रहा यार, एंडोसिम्बायोटिक थियोरी। ठीक है ना, रेप्लिकेशन फॉर्क, फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, नहीं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं बताया क्या मैंने अभी, चलो बताऊंगी यार। ठीक है, जो रह गया है, गोल्जी बॉडी पे आ रहे थे हम। लग रहा है मुझे इसका पार्ट 2 लाना पड़ेगा यार। ठीक है, थोड़े से मैं फेजेस को कर दूंगी, देखो चारगाफ रूल वगैरह कर लेते यार, है ना। देखो मैं वैसे समझा दूँ कि यार क्वेश्चन पे ज़रूरी है, चारगाफ रूल बता देती हूँ और जेनेटिक मटेरियल की सर्च बता देती हूँ, पर क्वेश्चन के साथ ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, गोल्जी को ढूंढ रही हूँ मैं फिलहाल, गोल्जी लाइजोसोम, देखो लाइजोसोम भी है यहाँ पे, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड्स भी है। गोल्जी जिसका था इंतज़ार, बहुत मेहनत से ढूंढ रही थी। गोल्जी के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट, अच्छे से लिख देना। डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने, प्लांट सेल में इसका नाम ही डिक्टियोसोम्स, यानी कि जो प्लांट सेल में अगर गोल्जी जा रही है ना, उसका नाम डिक्टियोसोम्स हो जाता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडिफाइड इनटू एक्रोसोम इन स्पर्म, ये स्पर्म में जो है ना मॉडिफाई हो जाके एक्रोसोम बना लेते हैं। ठीक है, और ये ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन, कार्बोहाइड्रेट की चेन बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ PM ड्यूरिंग साइटोकाइनिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं जब साइटोकाइनिस होता है। प्रोसेस क्या होता है, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इसके ये इसका स्ट्रक्चर है, आप एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेना गोल्जी का, बना दोगे ना, इतना भी लिख दोगे ना बहुत है, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा यार इसने पॉइंट तो बड़ी अच्छे से लिखा है, एकदम क्रिस्प लिखा है ना, क्रिस्प। ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना और डायग्राम बना देना, ये रहा डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं,
मैं सोच रही हूँ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल बता, जो भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, बाकी बचा हुआ कल बता दूँगी, ठीक है। कल इसकी वीडियो ले आऊँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी यार, क्या पता कुछ लोग ना पढ़ें, दैट्स वाई। अब यहाँ से आपके पास क्या क्या हो गया, गोल्जी हो गई, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कल बता दूंगी, फेजेस ऑफ, ये यूनिट 3 में देख लेना, आपको इसका प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है। ये फेजेस ऑफ सेल साइकिल में आपको लिखना है G1S G2। टाइप्स ऑफ डीएनए में आपका होता है, एक होता है ए अल्फा बीटा, ठीक है, जेड, ए बी और जेड डीएनए होते हैं, ठीक है। पैरोक्सिसोम्स और एंडोसिम्बायोटिक हो गया। स्पेक्ट्रो एंजाइम डिफरेंस बिटवीन, चारगाफ रूल बता देती हूँ और मिसलसेल स्टाल का एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ और ग्रिफिथ का, ठीक है। इसके बाद जो है मैं कर ले आऊँगी, या तो कर ही करते हैं यार, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास 37 क्वेश्चंस है ना, कल पूरी आपको 40 मिनट समथिंग लगेगा, मैं कल करा दूँगी, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आया हो, पसंद में नहीं, पसंद आया हो, देखो थोड़ी सी बकवास भी कर ली मैंने ना, ताकि नींद ना आए आपको। कोई 45 मिनट अगर पढ़ रहा है ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, फिर तो वो फिर यार गॉड गिफ्टेड चीज़ हो जाएगी, ठीक है। पढ़ रहा है अगर कोई 2-3 घंटे पढ़ रहा है फिर तो और अच्छी गॉड गिफ्टिव हो जाएगी। मैं तो बना सकती हूँ यार, मैं 2 घंटे का डायरेक्ट भी बना सकती हूँ, पर ना मैंने सोचा कि स्प्लिट कर देते हैं इसको, पार्ट टू में कल ले आऊँगी। अभी टाइम है, कल 15 आपको 19 में, ठीक है। आपके पास टाइम है, जब तक आप ये कर लेना जितने क्वेश्चंस मैंने कराए। बाकी वीडियो में देखो सारे क्वेश्चन दिखा रखे हैं मैंने, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाह रहा है तो आराम से पढ़ लेगा वो। देखो ना सारे क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं, एक बार देख लो आप, पूरी PDF देख लो, ठीक है। ये लैक ओपेरोन का बताया मैंने, ठीक है। ये आपका केस 2 है, और कल मैं फिर से एक बार दिखा दूंगी पूरी PDF, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए अगर आपको, तो मुझे बस कमेंट में कर देना, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये आपकी PDF है, G² के नोट्स हैं, सारे नोट्स नहीं लेके आई मैं यार, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थे ना बस वही लेके आई हूँ, ठीक है। मैम से पढ़ती हूँ मैं, और ये मैं ब्लैंक स्लाइड लाई थी आपको समझाने के लिए, बस ख़त्म होता है आज के लिए। तो करते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं यार, ठीक है। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मेरी। बाकी मैं सुबह अपलोड करूँगी जो बचे हुए क्वेश्चन है, माइटोसिस और मियोसिस की PDF में आपको ऐड करना है, वो मैं ऐड करके उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करो यार, कमेंट कर दिया करो, तोड़ दिया करो कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट कर दो, उसके बाद में कमेंट में आप कर दोगे तो मैं उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी पूरी PDF। पहले माइटोसिस भी ऐड कर दूंगी मैं आज माइटोसिस, और जो भी मैं देख लूँगी जो भी बचा कुचा जितना रह गया है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हो गए, बाकी मैं करा दूंगी पूरा, अच्छे से कर लेना, बस 2 वीडियो करके चले आना यार, पास हो यार, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है, पास हो आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं इतना ही। स्टे ट्यून विद दिस चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अब ना मांगना पड़ रहा है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और जुड़े रहो मेरे साथ अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड बाय बाय।